Hello students, welcome to Science Fair Educations. Today I am going to teach you thermochemistry और thermochemistry में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करेंगे और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए आप शुरुआत से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखो। आपको उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन ऐसा लगेंगे कि काफी आसान आते हैं, खासकर जेई मेंस के पेपर में। तो देखो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है दैट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। आपको यहाँ दे रखा है क्या, इंथैल्पी ऑफ कंबसन दे रखा है, बेंजीन का और एसिटाइलिन का दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है फॉर दिस रिएक्शन, जहां पर एसिटाइलिन क्या हो रहा है, बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। कुछ रूल्स आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि पहला तो आपको बैलेंसिंग इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। सेकंड, जब भी आप कोई रिएक्शन रखो तो वहां पर उसका फेज, मतलब हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फेज मेंशन होना चाहिए। थर्ड, आपको थोड़ा सा इंथैल्पी डेटा पर आपको ध्यान रखना है कि किसका क्या साइन है और किस तरह का साइन हमें यूज करना होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जैसे कि फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, क्या वो लिक्विड स्टेट में मौजूद है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो या फिर गैसेस स्टेट में हो, अगर वो बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ O2, in presence of O2 gas, then of course it will give what, ये हमेशा क्या देता है बच्चे, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है CO2 एंड H2O लिक्विड। तो ये देखो सबसे पहले कोई भी आप हाइड्रोकार्बन देखते हो और उसका कंबसन वाला इक्वेशन आप लिख रहे हो तो दो ही कंपाउंड मिलता है, CO2 एंड H2O। इसके साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जैसे आप इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन लिखते हो उसे सबसे पहले करना क्या है, उसे बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने में क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो एंड लास्ट वन इसमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। तो देखो यहाँ पर कार्बन कितना है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 6 लगा सकता हूँ। उसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन देखो कितना है, यहाँ पर 6 है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 3H2O कर सकता हूँ। अगर मैं 6 और 3 पुट करता हूँ तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 12 एंड 3 दैट मीन्स 15। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, 15 कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 ऑक्सीजन, 15 2 जा। तो इसीलिए मुझे करना क्या है, मुझे तो मास कंजर्व रखना है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, 15/2 करना होगा। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर कंबसन ऑफ बेंजीन। इस तरह से हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन्स के लिए मतलब रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसी तरह का इक्वेशन, इसके लिए जो डेल्टा H का वैल्यू दे रखा है उसे हम लोग मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा H1 है, मैं अपनी तरफ से डेल्टा H1 लिख दे रहा हूँ। ये क्या हो गया हमारे पास, -3268 ये दे रखा है बच्चे, -3268 इतना किलो जूल पर मोल दे रखा है। अब यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से हमें सेकेंड इक्वेशन लिखना है, इंथैल्पी ऑफ व्हाट, कंबसन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन मींस इथाइन के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, उसी को हम लोग एसिटाइलिन बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर देखो एसिटाइलिन का जो फॉर्मूला हो जाता है दैट इज C2H2। यहाँ पर ये किस स्टेट में मौजूद है, गैसेस स्टेट में मौजूद है। और यहाँ अगर ये बर्न करेगा कंप्लीटली तो ऑफ कोर्स ये क्या देगा, ये भी हमें CO2 एंड क्या देगा, H2O देगा। तो यहाँ पर देखो कोई भी आपको यहां मिल जाता है, अगर आपको कोई भी यहां पर हाइड्रोकार्बन मिलता है तो उस कंडीशन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस तरह का हमें कंपाउंड मिलेगा। इसका जो डेल्टा H दे रखा है वो कितना दे रखा है, दैट इज -1300 किलो जूल, -1300 किलो जूल। अब देखो यहाँ पर इन सभी को मैंने स्टार्टिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे लिखने आना चाहिए। आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखने आना चाहिए। और अगर आप इस तरह से इक्वेशन लिख लेते हो तो आपके लिए ये सही है। इसको बैलेंस करना रह गया है, यहाँ पर कार्बन 2 है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर 2 कर दूंगा। इसके हिसाब से देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है। तो इस जगह में ऑक्सीजन देखोगे तो यहाँ पर 5 है, तो मैं इसके हिसाब से यहाँ पर क्या कर दूंगा, 5/2 कर दूंगा। अब देखो ये इक्वेशन क्या हो गया, कंप्लीटली बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हमें क्या निकालना है, द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकालना है। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे इसे निकालना है, जिसे निकालना है उसे भी लिखना होगा,
दैट इज 3 मोल्स ऑफ क्या दे रखा है, इथाइलिन दे रखा है, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, C6H6 लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी के लिए मुझे क्या करना है, इंथैल्पी फाइंड आउट करना है। अब देखो, क्या मैं इस इक्वेशन को इन दोनों से ला सकता हूं? ऑफ कोर्स ला सकता हूं। अब देखोगे यहाँ पर कि लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है, एसिटाइलिन दे रखा है, और लेफ्ट साइड में कहाँ एसिटाइलिन आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर सेकंड को रखूंगा, लेकिन सेकंड में आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ 3 मोल्स एसिटाइलिन है, जबकि यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर ओनली सिर्फ और सिर्फ 1 मोल्स है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 3। इसके बाद आप देखो कि यहाँ पर राइट साइड में क्या है, बेंजीन है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा बेंजीन है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, ताकि ये जो बेंजीन है हमारा वो कहाँ चला जाए, राइट साइड चला जाए। देखो इतना करने पर होगा क्या जानते हो, इतना जैसे ही आप किए ना, आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। कैसे, आपको फिर वापस से कुछ दिखाने का जरूरत है नहीं, आपने इतना इस तरह से मैनेज कर लिया है। बस आपको क्या करना है, जो इंथैल्पी डेटा दे रखा है वो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करो, पुट करो। देखो इसे अगर आप अरेंज करते तो आपको क्या मिलेगा, यही इक्वेशन मिलेगा, आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पर है क्या, हेज लॉ में बताया क्या गया है कि जो भी आप इक्वेशन के साथ आप एल्जेब्रिक इक्वेशन आप यूज कर रहे हो, इस इक्वेशन को लाने के लिए उसी तरह का एल्जेब्रा आप यूज कर सकते हो इंथैल्पी डेटा के साथ। तो दैट इज द हेजेस लॉ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हमारा जो डेल्टा एच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो हमने सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके इंथैल्पी डेटा को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ हो जाएगा -1300। मैंने यहाँ पर क्या किया, -1 किया है ना, दैट मीन्स इसका जो इंथैल्पी है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैंने रिवर्स कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंथैल्पी डेटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3268। इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा, दैट इज -3900, प्लस में हो जाएगा हमारे पास 3268, एंड यू विल गेट द -632। ये अप्रोक्सीमेटली क्या दे रहा है हमारा रिजल्ट, दैट इज -632 किलो जूल पर मोल। तो देखो बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको वापस से इक्वेशन लिख कर चेक करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में उतना टाइम हमें मिलता नहीं है जो हम लोग इतना चेक करेंगे। तो जस्ट आपको इस तरह से फॉलो करना, बड़े से बड़े क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री का आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब देखो यहाँ पर इतना करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ देखो लैटिस एंथैल्पी हमारा दे रखा है, कितना, लैटिस एंथैल्पी दे रखा है और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। अब देखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मानकर चलो कि आपके पास क्या है, NaCl एक सॉलिड है, और आपने करा क्या है, आपने इसे वाटर के प्रेजेंस में, मतलब वाटर के प्रेजेंस में आपने क्या किया है, ये वाटर है हमारा है, कहीं आप एक्वास डाइड लिख दो या फिर वाटर लिखो, ये NaCl क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और आयंस के फॉर्म में चला जाएगा यहाँ पर। तो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। इसी तरह से होता है ना कि सोडियम प्लस के चारों ओर क्या होता है, वाटर सराउंडेड हो जाता है, ऑक्सीजन की तरफ से लिंकेज होता है, मतलब इंटरेक्शन होता है। उसी तरह से Cl- के चारों ओर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का इंटरेक्शन होता है वाटर का। इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, एक्वास फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। बट इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जन हुआ है, इससे पहले एक थियोरेटिकल कैलकुलेशंस आपको बोल सकते हो, दैट इज लैटिस एंथैल्पी, वो भी तो आया होगा। दैट मीन्स यहाँ पर सॉलिड पहले क्या हुआ होगा, एक इंटरमीडिएट थॉट अगर आप सोचो तो पहले ये गैसेस में चेंज हुआ होगा, उसके बाद इसका आयंस बना होगा, और उसके बाद इसका क्या हुआ होगा, हाइड्रेशन हुआ होगा। ये तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जो चीज हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते एक्सपेरिमेंटली, उसे भी तो लिखा जाना चाहिए, जो इंटरमीडिएट स्टेट है। तो यहाँ पर देखो जो लैटिस एंथैल्पी है, इसका लैटिस एंथैल्पी में हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे अगर मैं कंप्लीटली अगर गैसेस फॉर्म में ब्रेक करूं, that energy is required, that is termed as lattice enthalpy. Whatever the amount of energy required to break or to cleave 1 mole of ionic crystal into their gaseous ions, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, जिसे एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं किया जा सकता। अब बोलोगे यहाँ तो डेटा दे रखा है, बट वो एक थियोरेटिकल डेटा है, कैलकुलेशन बेस्ड डेटा है, जो कि लिटरेचर में मौजूद होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, दैट इज सोडियम प्लस गैसेस एंड Cl- गैसेस। अब देखो यहाँ पर इस तरह से जैसे हुआ,
इस इंथैल्पी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर तो हमारा ये हो गया सॉल्यूशन इंथैल्पी, क्योंकि हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड सॉलिड को हम लोग ने वाटर में ऐड करके उसका सॉल्यूशन बना दिया। अब यहाँ पर दिस इज द लैटिस इंथैल्पी, और यहाँ से यहाँ आप जाते हो तो ये कहलाता है क्या है, ये कहलाता है हमारा हाइड्रेशन इंथैल्पी कहलाता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको करना क्या है, इस जगह में जो सॉल्यूशन इंथैल्पी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये दोनों के ट्रांजिशन स्टेट से ये बना है सॉल्यूशन इंथैल्पी। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं कि यहां से हमारा पाथ गुजर रहा है ना, और हमें पता है कि इंथैल्पी चेंज क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि ये जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो इनिशियल और फाइनल स्टेप पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सॉल्यूशन इंथैल्पी इज इक्वल टू लैटिस इंथैल्पी, और प्लस में मैं दे सकता हूं दैट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब देखो जो सॉल्यूशन इंथैल्पी है वो कितना दे रखा है, दैट इज सॉल्यूशन इंथैल्पी इज नथिंग बट ए 4 किलो जूल। ये हमारा दे रखा है कितना बच्चे, 4 किलो जूल दे रखा है। जबकि लैटिस इंथैल्पी हमारा दे रखा है कितना, 788 किलो जूल दे रखा है। अब यहां पर देखो हमारे पास रह क्या जाता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी पर अगर मैं बात करूं तो हाइड्रेशन इंथैल्पी हमारा कितना निकल कर आएगा, 784। मतलब यहां पर माइनस फॉर्म में चला जाएगा, ये इधर आएगा तो हमें कितना मिल रहा है हाइड्रेशन इंथैल्पी, दैट इज -784 किलो जूल पर मोल। अब इसे सॉल्व कर लेना, जस्ट इसे आप लेफ्ट साइड लेकर आओगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नेगेटिव फॉर्म में हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो यहां पर हमें क्या दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड का एटोमाइजेशन कर रखा है। ऑलराइट, जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एटोमाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Br मतलब ये गैसेस फॉर्म में चला जाएगा ना, Br गैसेस एंड Br गैसेस, दैट इज द एटोमाइजेशन। मतलब एक तरह से ये बॉन्ड ब्रेकिंग ही हुआ, बट लिक्विड का गैसेस में चेंज हो रहा है, तो आप इसको अलग अलग टर्म में डिफाइन कर सकते हो। बट जो यहाँ पर बोल रखा है ना उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करना है। सो ये क्या हो गया, हमारा एटोमाइजेशन इंथैल्पी हो गया। अब यहाँ पर इसका क्या करना है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Br2 दे रखा है, हमें रिलेशन बताना है कि इनमें रिलेशन क्या है। ऑलराइट, कोई नहीं, यहां पर हमारे पास क्या हो गया, अगर मैं इसके बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता हूं तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, इसे सब्लिम करना होगा, गैसेस स्टेट में ले जाना होगा। क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो या थर्मोडायनेमिक्स हो, उन दोनों में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग गैसेस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक का बात करते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हम लोग दिखा सकते हैं, पहले तो हम लोग इसका सब्लिमेशन करेंगे, और सब्लिमेशन करने पर ये डेडली लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड हमारा गैस में चेंज होगा ना, सब्लिमेशन नहीं करेंगे। यहां पर हमारे पास इसका हम लोग इवापोरेशन करेंगे, तो यहां हमारे पास क्या हो गया, यहां पर इवापोरेशन करेंगे, सब्लिमेशन तो हमारा सॉलिड का होता है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्या, Br2 गैस हो गया। अब देखो Br2 गैस का ही यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ व्हाट, Br2। तो इस तरह से हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि ये जो एटोमाइजेशन जिसमें ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा था, कितना वैल्यू इसका दे रखा था, दैट इज व्हाट, ये दे रखा था हमें x किलो जूल। ऑलराइट, तो यहाँ पर सेकंड में और एक रिलेशन दे रखा था बॉन्ड इंथैल्पी, ये कितना दे रखा था, दैट इज दिस इज इक्वल टू y किलो जूल, ये दे रखा था। तो इन दोनों में रिलेशन हम लोग बता सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो एटोमाइजेशन इंथैल्पी जो हम लोग रीच किए हैं वो हम लोग इस तरह के ट्रांजिशन स्टेट से हम लोग पहुंचे, दैट मीन्स इंटरमीडिएट स्टेट से हम लोग यहां तक पहुंचे, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां हो जाएगा हमारे पास क्या, दैट इज एटोमाइजेशन इंथैल्पी इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा हमारे पास इवापोरेशन इंथैल्पी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो एटोमाइजेशन इंथैल्पी में क्या हो जाएगा हमारे पास x, और यहां पर इवापोरेशन इंथैल्पी पर बात करेंगे तो इसका तो कोई डेटा दे नहीं रखा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उसे हम लोग एज इट इज रखते हैं। प्लस में यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी में करना क्या है, ये हमारे पास ये देख क्या रखा है, दैट इज y किलो जूल, ये हमारा y किलो जूल दे रखा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ y। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, y को मैं अगर लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू डेल्टा इवापोरेशन
एंड दिस इज द इवापोरेशन एंथैल्पी। अब देखो इनका जो रिजल्ट होगा दैट इज x माइनस वाई, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। वाई? बिकॉज इवापोरेशन एंथैल्पी में होता क्या है, हमें किसी चीज को इवापोरेट करना है तो एनर्जी देना ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी लिक्विड को इवापोरेशन करा रहे हो उस जगह में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, नहीं। इवापोरेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एंथैल्पी डेटा होगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस रिप्रेजेंट्स द x इज ग्रेटर देन y। देखो अगर यहाँ पर x का वैल्यू बड़ा होगा कंपेयर टू y से तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और इवापोरेशन एंथैल्पी क्या होता है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ध्यान में रखना है, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी काइंड ऑफ इवापोरेशन। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन आएगा दैट इज x इज ग्रेटर देन y। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कुछ यहाँ पर कैलकुलेशंस के लिए भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U व्हेन द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन इज कैरिड आउट एट ए टेम्परेचर T इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमें डिफरेंस निकालना है ना। तो देखो हमें पता है हेप्टेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C7H16। इसमें हम लोग को क्या बोला गया, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में लेंगे। एक्चुअल में 5 के बाद का जो होता है ना हाइड्रोकार्बन, फिर वो क्या होता है धीरे धीरे फेज चेंज हो जाता है। शुरुआत में सारे गैसेस से मिलते हैं बट आगे चलते तो हम लोग को क्या मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है, जैसे जैसे मास बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C7H16। यहाँ अगर मैं इसे क्या करूं, कंबसन कराऊं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ये कंबसन होगा और यहाँ ये देगा क्या, दैट विल गिव द CO2 गैस प्लस में क्या देगा हमें H2O लिक्विड। जैसे मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना है, कार्बन को बैलेंस करना है। 7 कार्बन है, यहाँ पर क्या करेंगे 7 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 16 है, यहाँ हो जाएगा क्या यहाँ पर 8। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 7 2 जा 14 एंड 8, ये हो जा रहा है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 22। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 22 लाने के लिए 11 कर सकते हैं। अब देखो इतना करने पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा NG फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा NG इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन होता है ना डेल्टा H और डेल्टा U का, वो इसी से रिलेटेड होता है, दैट इज डेल्टा NG RT होता है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 7 - 11। डेल्टा NG जब भी फाइंड आउट करो सिर्फ और सिर्फ गैसेस, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ही कंसिडर करना है, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट विच आर इन देयर गैसेस स्टेट, जो कि वो गैसेस स्टेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, -4 मिल रहा है। इस वैल्यू को अगर आप बैठाते हो तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा -4 RT एंड दिस विल गिव डेल्टा H माइनस डेल्टा U विच इज इक्वल टू -4 RT। दिस इज द इक्वेशन, आपको ध्यान में रखना है। अब देखो -4 RT कहाँ है, यहाँ है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, दैट इज द कंबशन ऑफ बेंजीन गिव्स CO2 एंड H2O। ऑलराइट, कोई नहीं, ये मेंस 2018 का क्वेश्चन है। तो कंबशन ऑफ बेंजीन बोल रहा है ना, वापस इक्वेशन लिखना होगा, C6H6 विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। इसका कंबशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल गिव द CO2 गैस प्लस में आपको क्या मिलेगा, H2O लिक्विड मिलेगा। अब देखो कार्बन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कार्बन कितना है, यहाँ पर 1 है तो 6 कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर तो हमारे पास 12 एंड 3 15 है तो यहाँ पर 15/2 कर देंगे। अब देखो ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्मोकेमिस्ट्री में ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। बिना बैलेंसिंग के आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इतना करने के बाद इसका जो एंथैल्पी डेटा दे रखा है उसे हम लोग मेंशन कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू व्हाट, ये दे रखा है हमारे पास -3263.9 किलो जूल, ये इतना दे रखा है। अब देखो इतना होने के बाद हमारे पास हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी, ऑलराइट, मतलब ये हमारा जो दे रखा है एक्चुअल में कांस्टेंट वॉल्यूम पर बोल रहा है ना, मतलब QV दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें QP निकालना है। कहने का मतलब हो गया हमें थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना चाहिए। देखो एक्चुअल में ये कांस्टेंट वॉल्यूम में दे रखा है और कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी।
देखो, कभी भी हीट एक्सचेंज हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, दैट मीन्स उसे हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जबकि अगर हमें यहाँ पर पूछ दिया जाए कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट मीन्स आपको पूछा क्या गया है, आपको डेल्टा एच के बारे में पूछा गया है, क्योंकि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज टर्म्ड एज इंथैल्पी चेंज। ऑलराइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनल एनर्जी का कुछ और भी टर्म होता है, डेफिनेशन होता है, जहां पर हम लोग डेल्टा यू को क्या मानते हैं, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस इज द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो जनरली इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये इक्वेशन होता है। डेल्टा एच की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यूपी लिख सकते हैं, और यहां हो जाएगा हमारे पास क्यूबी प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। अब देखो डेल्टा एन जी हम लोग साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा एन जी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 6 कर लेंगे माइनस में 15/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारे पास -3/2। अब देखो ये -3/2 डेल्टा एन जी आ गया, क्यूपी हमें निकालना है, तो क्यूपी इक्वल टू हो जाएगा क्या, देखो क्यूबी हमारे पास कितना दे रखा है, दैट इज -3263.3, सॉरी यहां पर ये 0.9 है, तो हमारे पास ये दे रखा है दैट इज 0.9 किलो जूल। और यहां पर देखो जो डेल्टा एन जी आया वो किस में आया, माइनस में आया, सो -3/2 हो गया। आर का वैल्यू हमें कुछ लेने के लिए बोला गया, यस 8.314 जूल पर केल्विन बोला गया है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं 8.314। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो आर का वैल्यू दे रखा वो क्या है, जूल पर केल्विन में है, जबकि हम लोगों ने ऑलरेडी डेल्टा यू का जो वैल्यू ले रखा है वो किलो जूल में ले रखा है। या तो आप इसे चेंज कर लो या फिर आप इसे चेंज कर लो। तो यहां पर हमें ध्यान में रखना है, क्वेश्चन तो हमें किलो जूल में पूछा है तो हम लोग किलो जूल में ही रहते, इसे हम लोग किलो जूल में चेंज कर लेंगे। ऑफ कोर्स जूल को किलो जूल में ले जाना है तो 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो 1000 जब डिवाइड में जाएगा तो 10⁻³ तो होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टेम्परेचर दे रखा 25 दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा कितना 298। देखो इसे सॉल्व करोगे ना, तो इसके सॉल्व करने के लिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये डेटा मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 3267, ये कितना देगा -3267.6 किलो जूल पर मोल देगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है। ऑलराइट, सो ये मैंने ऑलरेडी कर रखा था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। कैलकुलेशन पर समय नहीं देना है, आपके पास भी टाइम नहीं कि मैं यहाँ पर कैलकुलेटर करता रहूं और आप वेट करो। सो यहाँ पर क्या है, दैट इज द 3267.6 किलो जूल, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखो क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज -46 किलो जूल। ऑलराइट, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल रहा है ना, फॉर्मेशन मतलब क्या, अपने एलिमेंटल स्टेट से बनेगा, NH3 अपने एलिमेंटल स्टेट से बनेगा। अब देखो यहां पर इसका एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, N2 प्लस में हो जाएगा हमारे पास क्या 3/2 H2 हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या होगा, अपने गैसेस स्टेट में होगा। ये इक्वेशन निकल गया। और हमें इसका डेटा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू -46 किलो जूल पर मोल। ऑलराइट, कोई नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 का फॉर्मेशन हो रहा है, H2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और किसका हो रहा है, यहाँ पर N2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों का एंथैल्पी हमारा किसके बेसिस पर फॉर्मेशन हो रहा है वो भी देख लो। इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड N2 फ्रॉम इट्स एटम, ऑलराइट, मतलब इसके एटम से ही हो रहा है। तो एटम मतलब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन में ले लेता हूं, H गैस प्लस H गैस, एंड यहां पर मैं बात करूंगा N गैस एंड N गैस, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में तो ये गैसेस स्टेट में ही होगा ना, बस इसीलिए मैंने यहाँ पर गैसेस फेज दिखा रखा है। यहाँ पर देखो ये डेल्टा H1 मान लो, ये हमारा डेल्टा H2 कितना दे रखा है, दिस इज इक्वल टू हाइड्रोजन के स्पीड में अगर हम लोग देखते हैं दैट इज -436 किलो जूल पर मोल। जबकि अगर मैं नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में देख लूं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, -712 किलो जूल पर मोल।
ये हमारे पास इसके लिए दे रखा है। हमें यहाँ पर क्या करना है, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालना। किसका? NH बॉन्ड का। अब एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी NH बॉन्ड का निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या, पहले तो इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, तभी हम लोग सही तरीके से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ which is equal to bond dissociation of reactant, that means मैं बोल सकता हूँ क्या, bond dissociation of enthalpy of bond dissociation of N2 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, that is नाइट्रोजन। और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा क्या, प्लस में हो जाएगा डेल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ इंथैल्पी चेंज इन बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ व्हाट, H2 के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो कितना है, 3/2 है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3/2, ये रिएक्टेंट खत्म हो गया। माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज NH बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ व्हाट, NH। अब देखो NH कितना तरह का बॉन्ड है, यहाँ पर 3 होगा ना, NH3 में NH के बीच में इस तरह का कितना बॉन्डिंग है, NH दैट इज 3 टाइप्स का है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसके लिए तो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू -46। और यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन N2, आप बोलोगे वो तो दे नहीं रखा, लेकिन फॉर्मेशन तो दे रखा है ना, इसी को रिवर्स कर दोगे तो डिसोसिएशन हो जाएगा, दैट इज एटोमाइजेशन। सो यहाँ पर अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो इसका डेटा मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना, बस इसे क्या करना है, इसे हम लोगों को पॉजिटिव फॉर्म में पुट करना है। तो यहां हो जाएगा हमारे पास कितना, दैट इज 712, और यहां हो जाएगा हमारे पास 3/2, इनटू में हो जाएगा हमारे पास कितना, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 436, माइनस में हो जाएगा 3 इंटू NH का हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ NH ये फाइंड आउट करना है, क्या हो गया, तो यहाँ पर NH का बॉन्ड डिसोसिएशन ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारे लिए इसे फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ व्हाट, NH। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए बस इसे करना क्या, इसे सॉल्व कर देना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, देन यू विल गेट द आंसर। देखो इसको पूरा सॉल्व करने का हम लोग के पास टाइम नहीं है, मैंने इक्वेशन बना दिया है, आगे आप सॉल्व कर सकते हो। सो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली द आंसर विल बी 352 किलो जूल। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दैट इज NH का ही तो बात कर रहे हैं। अगर मैं तीनों का एक साथ निकालता तो एवरेज नहीं कहलाएगा, लेकिन डिवीजन बाय 3 में जब चला जाएगा मतलब सॉल्व करने के दौरान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज आपको निकलेगा, दैट इज इक्वल टू 352 किलो जूल पर मोल। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमारे 7th नंबर क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, H2O एंड ग्लूकोज। ऑल राइट, सभी का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है ना, तो सभी का इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए। और क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखो निकालना किसे है, हमें निकालना है कंबशन ऑफ ग्लूकोज निकालना। चलो सभी के लिए हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं। पहले जिसका निकालना है ना उसे हम लोग मेंशन कर देते हैं कि अगर हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6। देखो एडवांस में नहीं जाना है, ये एडवांस का सिर्फ क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन बहुत ही आसान है, जैसे JEE मेंस का क्वेश्चन किया ना, बस उसी तरह से है। तो C6H12O6 है, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका कंबशन कर रहे हैं। अब इसे अगर कंबशन करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लेना होगा, कार्बन काफी ज्यादा है, इसीलिए हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर CO2 मिलेगा और H2O लिक्विड मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, दिस इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन कितना है, 6, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। अब देखो हाइड्रोजन को हम लोग को बैलेंस करना होता है, हाइड्रोजन कितना है, 12, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, 6H2O। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन हो गया, 6 2 12 एंड 6 दैट इज 18। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 9 कर सकता हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ 6 भी है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है, 9 यहाँ डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास 18,
6 हमें पहले से पता है, तो 6 हमें पहले से पता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 6 ही लगेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। टोटल ऑक्सीजन देख लो, 6 2 12 एंड 6 यहाँ पर हो जा रहा है, यहाँ 18 हो जा रहा है। इस जगह में भी 6 2 12 एंड 6 यहाँ पर 18 हो जा रहा है। ये इक्वेशन हमें पता चल गया और इसी का यही इंथैल्पी हमें निकालना है, दैट इज द कंबशन इंथैल्पी। इसी को हमें फाइंड आउट करना है। जिसे फाइंड आउट करना है उसे एक साइड रखो, अब जिसका दे रखा है उसे मेंशन कर लो। पहले हमें क्या दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। भाई CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो किसी का भी फॉर्मेशन किससे होता है, उसके एलिमेंटरी स्टेट से होता है जिसमें वो पाया जाता है नेचर में। तो कार्बन का कौन सा एलोट्रोप्स पाया जाता है, ग्रेफाइट वाला। तो यहाँ पर ग्रेफाइट वाला एलोट्रोप से ये क्या होगा, ये बनेगा। यहाँ पर क्या हो गया, प्लस में O2 यहाँ हो जाएगा, दैट इज गैस। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, इसका डेल्टा H दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, दैट इज -400। ऑलराइट, यहाँ दे रखा है -400 किलो जूल। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है किसके लिए, H2O के लिए दे रखा है। तो H2O के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, H2O हमारे पास लिक्विड स्टेट में दे रखा है, दैट इज H2 यहाँ पर हो जा रहा है गैस, प्लस यहाँ हो जाएगा हाफ O2, दिस इज द गैस। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास डेल्टा H का वैल्यू कितना, दैट इज इक्वल टू -300। ये है हमारे पास -300 किलो जूल। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर किसका दे रखा है, ग्लूकोज का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। दैट मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 है। इसका अगर मैं फॉर्मेशन दिखाऊं तो क्या करूंगा, 6 कार्बन यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या, दैट इज द 6 कार्बन हो गया, दैट इज इन ग्रेफाइट फॉर्म। ग्रेफाइट होगा तो ऑफ कोर्स वो सॉलिड ही होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 6H2 गैस दिखा सकता हूँ। ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 3O2 गैसेज फॉर्म में। इसका जो डेल्टा H दे रखा है वो कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू -1300। ये हमारा दे रखा है -1300 किलो जूल। अब देखो इसके बेसिस पर हमें करना कि इक्वेशन को अब ध्यान से देखो, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 एंड 3। अब नंबरिंग करने के बाद आप ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पर ग्लूकोज कहाँ है, फर्स्ट में क्या दिखा रहा है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज किधर दिख रहा है हमें, थर्ड इक्वेशन में दिख रहा है। तो हम लोग को करना क्या है, इसी को तो हम लोग फाइंड आउट करना है। इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ग्लूकोज है, जबकि यहाँ पर क्या है, राइट साइड में ग्लूकोज है। तो हम लोग क्या करेंगे, -3 कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तभी तो ग्लूकोज हमारा लेफ्ट साइड में आएगा। इसके बाद हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो CO2 बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, वो 6 मोल्स बना हुआ है। जबकि फर्स्ट में अब देखो कि यहाँ पर CO2 जो बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 मोल्स बना हुआ है। तो ऐसा करते हैं ना कि फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को क्या किया हमने, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 × 6 किया यहाँ पर हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखना क्या कि सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर वाटर कितना है, यहाँ पर 1 मोल्स ऑफ वाटर है, जबकि यहाँ पर वाटर कितना है, यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ वाटर है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि सेकेंड इक्वेशन को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से अगर आप देखोगे, इसको आप अरेंज करके देख सकते हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ इंथैल्पी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इंथैल्पी का डेटा पुट कर दो तो -3 क्या है ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या, +1300, क्योंकि हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को रिवर्स किया है। तो जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या डेटा दे रखा है हमारा, दैट इज -400। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पर, दैट इज -400। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, दैट इज यहां हो जाएगा हमारे पास -400 इंटू में 6 प्लस यहाँ पर आप देखो कि सेकंड इक्वेशन को भी हम लोगों ने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास -300 इंटू 6।
तो सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना था कि थर्ड इक्वेशन को आपने रिवर्स किया। इस इक्वेशन को लाने के लिए आपने थर्ड इक्वेशन को रिवर्स किया, क्योंकि ग्लूकोज यहाँ लेफ्ट में और यहाँ ग्लूकोज कहाँ है, राइट में है। फिर अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री बैलेंसिंग इक्वेशन को देखकर आपने क्या किया, 6 और 6 मल्टीप्लाई किया। इसके बाद आपको जो मिलेगा, जो डेल्टा एच, वो अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा वो मैं बता दे रहा हूं। कैलकुलेशन में ज्यादा समय देना नहीं है। यू विल गेट द डेल्टा एच, दैट इज द कंबशन एंथैल्पी 2900, नेगेटिव में मिलेगा 2900 किलो जूल। ये आपको कंबशन एंथैल्पी मिला। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है ये सभी का सभी क्या था, ये पर मोल में था ना, ये आपको पर मोल में ही दिया हुआ था सारा का सारा। तो यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पर मोल में मिलेगा। हमें निकालना क्या, हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यहां पर जो हमारा एंथैल्पी चेंज हुआ, यहां पर अगर हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज होता है तब, और 1 मोल ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 180 ग्राम पर मोल होता है। और 180 ग्राम पर मोल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखो ये 180 ग्राम ग्लूकोज को अगर कंप्लीटली कंबशन होता है तो इस तरह का हमारा एनर्जी रिलीज होगा। अगर हमारे पास 1 ग्राम के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मुझे निकालना क्या है 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में, तो हमें करना क्या होगा, हमें 180 से डिवाइड करना होगा। ये तो हमारा 180 ग्राम के लिए है ना, तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय 180। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डेल्टा एच, ये जो हमारा निकाला गया है दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम, ये पर ग्राम के रेस्पेक्ट में है। तो पर ग्राम के रेस्पेक्ट में हो जाएगा -2900 डिवाइडेड बाय 180, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज इक्वल टू -16। ये कितना मिलेगा, -16.11 किलो जूल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है हमारा, ये पर ग्राम के रेस्पेक्ट में, ये पर ग्राम के रेस्पेक्ट में है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए, दैट इज द आंसर सी। ये हमारा आंसर हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ मूव करते हैं। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर। चलो ठीक है, कंबशन दे रखा है किसके लिए, प्रोपेन के लिए दे रखा है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्मेशन निकालना है प्रोपेन का, ऑल राइट। चलो सबसे पहले जिसका निकालना है ना, फाइंड आउट करना है, उसे लिख लो। यहाँ पर क्या है, C3H8, इसे हम लोग को क्या करना है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो कितना कार्बन लेना होगा, 3 कार्बन, जो कि यहाँ पर ग्रेफाइट फॉर्म में होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 4H2 जो कि गैसेस फॉर्म में होगा। इसके लिए हमें एंथैल्पी निकालना है, जो दे रखा है फिर उसे मेंशन कर दो। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन का बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहां पर अगर हमारे पास प्रोपेन है तो प्रोपेन के यहां पर क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। इसका कंबशन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास, ये गैसेस स्टेट में ही होगा, इसका कंबशन करेंगे O2 के साथ, हमें ये क्या देगा, ये देगा CO2, और क्या देगा हमें H2O देगा। CO2 जो है ये हमारा क्या गैसेस स्टेट में है, और H2O क्या है हमारा, ये लिक्विड स्टेट में है। कार्बन कितना यहाँ पर 3 है, और यहाँ कार्बन कितना 1 है, तो 3 कर देंगे। इसके बाद हमारे पास देखना है क्या, O2, हाइड्रोजन हमारे पास 8 है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। इस तरह से अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6 एंड 4, तो ये हो गया हमारे पास 10, तो ये हो गया हमारे पास 5O2। इसको इक्वेशन 1 दे दो, और इसका जो डेल्टा एच दे रखा है वो कितना दे रखा है, दैट इज डेल्टा H1 जो दे रखा है वो अप्रोक्सीमेटली 220 है, दैट इज 0 किलो जूल ये दे रखा है। अब यहाँ पर दिस इज द इक्वेशन 1, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ग्रेफाइट के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन क्या है, ग्रेफाइट फॉर्म में है। इसका अगर मैं कंबशन करूं तो यहाँ पर कंप्लीट कंबशन कराने पर ये क्या देगा हमें, CO2 देगा, ये गैस देगा। और इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट इज -393.5। यहाँ डेल्टा H2 कितना दे रखा है, -393.5 इतना किलो जूल दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं थर्ड के रेस्पेक्ट में चलूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो H2 का अगर कंबशन होता है, ऑफ कोर्स ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मोल्स ऑफ O2 में ये कंबशन हो जाएगा कंप्लीटली, एंड यू विल गेट द H2O लिक्विड। आपको यहाँ पर इसका भी डेटा दे रखा है, दैट इज डेल्टा H3 इक्वल टू ये कितना है, दैट इज इक्वल टू -285
-285.8 इतना किलो जूल है। अब देखो यहां पर हमें निकालना क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। अब देखो प्रोपेन जो दे रखा है वो किधर है, ये लेफ्ट, यहाँ पर राइट साइड में है, जबकि यहाँ पर इक्वेशन में कहाँ है, ये लेफ्ट साइड में। 1 मोल्स दोनों साइड है, तो हम लोग करेंगे क्या कि -1 कर देंगे, इक्वेशन में क्या करेंगे -1। इसके अलावा यहाँ पर देखो कार्बन जो है वो 3 मोल्स ऑफ कार्बन है, जबकि यहाँ जो है वो कितना है, वो सिर्फ 1 मोल्स है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 3 इंटू यहाँ पर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जबकि इक्वेशन थर्ड में अगर आप देखते हो तो थर्ड में हमारे पास कितना है, कितना हाइड्रोजन है, 1 मोल्स ऑफ H2 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन को कितना जरूरत पड़ रहा है, यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ H2 चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इक्वेशन थर्ड को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप देखो इसके अकॉर्डिंग अरेंज करके खुद से देख सकते हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर ये रिजल्ट ही मिलने वाला है, आप इसको करके देख सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अब देखो इसके हिसाब से हम लोगों को इंथैल्पी निकाल लेना है, दैट इज द फॉर्मेशन इंथैल्पी। ये हमारा निकल जाएगा प्रोपेन का। -1 किया ना तो डेटा क्या हो जाएगा, जो प्लस में दे रखा था हमारे पास, ये जो डेटा दे रखा है दैट इज इन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डेटा दे रखा है। मैं पूरा कैलकुलेशन बता देता हूं एक बार में, क्योंकि कैलकुलेशन में काफी टाइम लगेगा, इसीलिए। एक्चुअल में ये प्लस में नहीं है, ये माइनस में है, ये माइनस काउंट होगा। ऑलराइट, ये माइनस काउंट होगा, तो इसको ध्यान में रखना। सो यहाँ पर ध्यान में रखना क्या, ये नेगेटिव साइन में दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस में हमारे पास दे रखा है, तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स किया है। इसको लाने के लिए हमने यहां पर क्या किया, रिवर्स किया। तो ये एक्चुअल में क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है, इसे हम लोगों को पॉजिटिव में लिखना होगा, क्योंकि हमने रिवर्स किया फर्स्ट इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2220। और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को क्या किया, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 3 इंटू -393.5 हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन को आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज -285 दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास थर्ड इक्वेशन में हम लोगों ने कोई मल्टीप्लाई किया, यस 4 से मल्टीप्लाई किया है, -285.8 इतना हो गया हमारे पास। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये हमारा क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसे अगर आप सॉल्व करते हो देन यू विल गेट द 103.7, नेगेटिव में मिलेगा आपको 103.7 इतना किलो जूल मिलेगा, दैट इज द किलो जूल पर मोल। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ मैग्नीट्यूड पूछा है, देन यू विल गेट द आंसर ओनली 103.7 किलो जूल पर मोल। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो ये सारा चीज करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट है हमारे पास, while performing a thermodynamics experiments a student made the following observation HCl। अच्छा ये न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है ना। देखो न्यूट्रलाइजेशन को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए इक्वेशन दे रखा है और इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है वो दे रखा है। सेकंड में हमारे पास ये क्या हो रहा है, यहाँ पर CH3COH NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड यू विल गेट द सॉल्ट एंड वाटर। ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, बट बेसिकली जो H+ और OH- के बीच में जो रिएक्शन होता है उनमें यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज -57.3। ठीक है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा। यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन दे रखा है जिसका हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या हमें फाइंड आउट करना है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो ये CH3COOH दे रखा है, मैंने इसको बॉन्डिंग के फॉर्म में दिखाया है। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते हो, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको CH3COOH जैसे दे रखा है मैं उसी तरीके से दिखा रहा हूं। NaOH, इसमें ये क्या कर रहा है, ये देख क्या रहा है, CH3COONA प्लस में H2O ये दे रहा है। इसमें जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है दैट इज द रिएक्शन एंथैल्पी है। ये हमारा जो हो गया दैट इज -55.3 इतना किलो जूल एनर्जी चेंज हो रहा है, दैट इज द रिएक्शन एंथैल्पी। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्शन एंथैल्पी दे रखा है। ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान में रखना है, दैट इज रिएक्शन एंथैल्पी।
अब देखो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली ये OH आया और इस हाइड्रोजन को ले गया, ऐसे तो हम लोग ऑर्गेनिक में लिख देते हैं, लेकिन हम लोग कुछ इंटरमीडिएट स्टेट भी इसका बता सकते हैं। हम लोग क्या बता सकते हैं कि भाई CH3COH शुरुआत में क्या किया होगा, इसका आयोनाइजेशन हुआ होगा। आयोनाइजेशन हुआ होगा तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज हुआ होगा दैट इज डेल्टा IH। यहाँ हो जाएगा क्या CH3CO नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हुआ होगा H पॉजिटिव, और जो हाइड्रोजन H प्लस बना हमारा, ये सारा एक्वास सॉल्यूशन में चल रहा है, ठीक है। जो हमारा H प्लस बना उसी से क्या होगा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इसी को तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे दैट इज OH माइनस। तो यहाँ पर उसी बेस को यूज किया जा रहा है Na प्लस और OH माइनस इस फॉर्मेट में। तो ये OH माइनस इस H प्लस से मिल गया और ये जो Na प्लस है वो इसके साथ मिल गया। तो इस तरह से हम लोग को कहाँ पर पहुंचेंगे, दैट इज यू विल गेट द दिस इक्वेशन। इसे हम लोग क्या रहे हैं, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी। यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हमारा क्या है, दिस इज द रिएक्शन इंथैल्पी। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ इक्वेशन के फॉर्मेट में कि रिएक्शन इंथैल्पी जो है हमारा दैट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी। ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी है। रिएक्शन इंथैल्पी का डेटा कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है अप्रोक्सीमेटली -15.3 दे रखा है, जबकि हमें निकालना क्या, आयोनाइजेशन इंथैल्पी निकालना है, उसे हम लोग यहाँ पर अभी रख देते हैं। और हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी है दैट इज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये इक्वेशन हमारा दे रखा है ना, इसी डेटा को यूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, क्योंकि H प्लस और OH माइनस का कॉम्बिनेशन वो तो यहीं पर हो रहा है, H प्लस और OH माइनस। बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें ध्यान में रखना है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये ऑलरेडी क्या होता है, ब्रेकिंग फॉर्म में होता है। मेन जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन होता है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इस एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसके लिए इंथैल्पी का डेटा हमारा दे रखा है। तो न्यूट्रलाइजेशन का जो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस में 57.3, ये हमारा हो जा रहा है कितना, -57.3 इतना किलो जूल। तो यहाँ पर देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा -55.3 प्लस में हो जाएगा 57.3, इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द 55, 56, 57, मतलब 3 किलो जूल। ये कितना मिल रहा है हमें, यहाँ पर 55, 56, 57 है ना, तो 2 किलो जूल, सॉरी 2 किलो जूल हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इंथैल्पी चेंज मिलेगा, दैट इज द आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो ये हमारा क्या है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में करना क्या है, फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का कंप्लीट कंबसन करना है। 3/2 moles of O2 है tends to CO2 plus 2H2O. The amount of heat produced is measured by bomb calorimeter. एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है। तो कभी भी अमाउंट ऑफ हीट पर बात किया जाएगा ना, वो एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, Q भी दे रखा है, दैट इज नथिंग बट ए डेल्टा U, यही है हमारे पास और दूसरा कुछ नहीं है। तो ये हमारा जो दे रखा है वो क्या है, ये हमारा दे रखा है 726, ये 726 किलो जूल पर मोल ये डेटा दे रखा है। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर दैट इज इक्वल टू 726 किलो जूल पर मोल। कंबसन हो रहा है मतलब माइनस के फॉर्म में हम इसको दिखा सकते हैं। द इंथैल्पी ऑफ कंबसन फॉर द रिएक्शन इज, यहाँ पर इस रिएक्शन का क्या होगा। अच्छा ऑलराइट, यहाँ पर एक बार और ध्यान में रखेंगे, हमें रिलेशन पता है दैट इज QP इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NgRT, ये हमारे पास हमें पता है। इंथैल्पी ऑफ कंबसन का बोल रहा है ना, दैट इज नथिंग बट ए डेल्टा H के बारे में ही पूछ रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि QV हमारा दे रखा है। अब देखो डेल्टा H के बारे में हमें पूछा जा रहा है और हमें डेटा क्या दे रखा है, 726 दे रखा है। 726 किसी तरह का साइन में मिस्टेक तो नहीं है, पर मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, जी नहीं, यहाँ पर -726 ही आएगा, ये हमारा सही दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू QV के बेसिस पर चलते हैं, दैट इज -726
डेल्टा एन जी कितना होगा, तो देखो यहां पर 1 मोल गैस है, यहां पर कितना है 1 मोल गैस और 3/2 मोल्स ऑफ O2 है। हमें यहां पर क्या करना होगा 1 माइनस 3/2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा -1/2। सो डेल्टा एन जी का वैल्यू जो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है -1/2। आर का जो वैल्यू है वो हम लोग ले सकते हैं क्या, 8.3 लेने बोला है तो 8.3 ले लेता हूं, लेकिन इतना ध्यान में रखना कि ये किलो जूल दे रखा है तो इससे भी मुझे क्या करना है किलो जूल में चेंज करना होगा। टेम्परेचर हमारा 27 दे रखा है, मतलब 300 केल्विन, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। यहां पर इसे केल्विन में यूज करेंगे। आपको क्या मिलेगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, आपका जो आंसर आएगा दैट इज ये आ जाएगा -727.245 इतना किलो जूल आपको क्या मिलेगा आंसर मिलेगा, दैट इज द आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। देखो ये 2022 का क्वेश्चन है और इसमें ट्रिक क्या है, यहां पर कुछ भी डायरेक्ट नहीं दे रखा, यहाँ इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक्चुअल में डेल्टा यू मेजर होता है या डेल्टा एच मेजर होता है। एक्चुअल में डेल्टा यू मेजर होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करता है। नेक्स्ट यहां पर आते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे ना, अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या 298 केल्विन पर बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है किसका, सॉलिड का दे रखा है दैट इज 2.8 किलो जूल पर मोल एंड द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड इज 98.2 किलो जूल पर मोल। द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बात कर रहा है। ऑल राइट, कोई नहीं, यहां पर हम लोग को एक्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन पर अगर मैं बात करूं तो मान चलो कि एक्स हमारे पास क्या है कोई सॉलिड कंपाउंड है और एक्स सॉलिड हमारा बिना किसी अदर स्टेट में गए, मतलब लिक्विड स्टेट में गए, अगर ये क्या करता है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है। यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुझे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब इंटरमीडिएट स्टेट में दिखा सकता हूं, किसके रिस्पेक्ट में, फ्यूजन के रिस्पेक्ट में, जहां पर ये किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है हमारे पास लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, ये हो गया हमारा क्या सॉलिड से ये लिक्विड में जाएगा। उसके बाद यहां पर इसका क्या हुआ होगा, इसका वेपराइजेशन हुआ होगा। अगर मैं करेक्ट तरीके से अगर मैं इसको दिखाऊं रूट के बेसिस पे तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बहुत सारा कंपाउंड है जो कि ये रूट को शो नहीं करता, इस पाथ को शो नहीं करता, उसको डायरेक्टली क्या हो जाता है सब्लिमेशन हो जाता है। जैसे कि आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, ये सब क्या होता है उसका डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि इंथैल्पी होता क्या है, वो तो स्टेट फंक्शन है भाई, उसे क्या मतलब कि यहाँ पर रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या नंबर ऑफ स्टेप में हो रहा है, जो इंथैल्पी चेंज होगा वो हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। सो इसीलिए मैं फ्यूजन इंथैल्पी प्लस में यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं वेपराइजेशन इंथैल्पी। इतना करने के बाद देखो हमारे पास क्या दे रखा है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का वैल्यू दे रखा है, वो कितना दे रखा है दैट इज 2.8 दे रखा है, और यहां पर हमें दे रखा है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये भी दे रखा है दैट इज 98.2 दे रखा है। ठीक है 98.2, इनको अगर जोड़ा जाए तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या, इस तरह से अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 101 ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 101 किलो जूल हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन इधर सॉल्व है ना, ऑल राइट। किसी तरह का अगर क्वेश्चन ये नहीं रहना चाहिए कि कोई क्वेश्चन छूट जाए। ओके तो मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूं, क्रॉस चेक करना जरूरी है। एक क्वेश्चन आई थिंक रह गया है, यस लैटिस एंथैल्पी पर बात कर रहे हैं ना, तो लैटिस एंथैल्पी ये ऑलरेडी इक्वेशन पर बना हुआ है। एक क्वेश्चन ये रह गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्चुअल में ये चीज तो आपको पता ही होगा, इसे अभी कट करता हूं मैं, आप लोग इसको क्या करो मेरे अकॉर्डिंग पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो लैटिस एंथैल्पी में हमें क्या ध्यान में रखना है, बोर्न हार्बर साइकिल फॉर केसीएल, केसीएल के रेस्पेक्ट में है, तो केसीएल के रेस्पेक्ट में आपको पता होगा कि बोर्न हार्बर साइकिल बनाते कैसे हैं। यहां पर इस जगह में हम लोग को करना क्या है, मान के चलो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको इस तरह से आप लिख सकते हो, किसी का भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको लिखना है
तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे कि पोटेशियम क्या होगा सॉलिड फॉर्म में, हाफ मोल्स ऑफ Cl2 के साथ ये क्या करेगा, ये मिलकर ये KCl सॉलिड दे सकता है। आपको पता होगा कि एक्सपेरिमेंटली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। रहा यहाँ पर पोटेशियम के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लैटिस इंथैल्पी पूछा गया है और ये 2021 का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर दे रखा है मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है, दैट इज 718। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको प्रोसीड किस तरह से करना होता है मैं वो तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर सबसे पहले इसका सब्लिमेशन एंथैल्पी देना है, दैट इज सब्लिमेशन एंथैल्पी क्या होगा, अगर मैं इसका सब्लिमेशन एंथैल्पी दिखाऊं तो सब्लिमेशन एंथैल्पी हो जाएगा क्या, पोटेशियम गैस। जैसे कि आपको पता है कि लैटिस एंथैल्पी आप डायरेक्टली किसी भी क्रिस्टल सॉलिड का मेजर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप उसको दिखाना होता है कि हर एक स्टेप में कैसा चेंजिंग आ रहा है जिसे एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया है। एक्सेप्ट लैटिस एंथैल्पी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो हम लोग करते क्या है, बॉन्ड हाबर साइकिल का हेल्प लेते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्लिमेशन एंथैल्पी है, सब्लिमेशन एंथैल्पी के बाद इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी पर ये क्या हो जाएगा, ये आयनाइज कर जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो ये हमारे पास हाफ मोल्स ऑफ Cl2 है ना, तो पहले मुझे इसको क्या करना होगा, इसे ब्रेक करना होगा। तो मुझे हाफ मोल्स को ब्रेक करने के लिए उसके अकॉर्डिंग एंथैल्पी लगेगा, यहाँ पर हीट लगेगा, तो यहाँ पर हो गया हाफ मोल्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा। अब देखो ये हाफ Cl2 था, हाफ Cl2 दैट मीन्स हाफ मोल्स है, तो इसके हिसाब से मैंने 1 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम लिखा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा तो Cl माइनस, यहाँ पर ये गैसेस स्टेट, ये दोनों मिलकर ही तो ये क्या करता है, ये KCl सॉलिड देता है। और इस तरह से अगर हमारा एक सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, इसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब देखो ये लैटिस एंथैल्पी का कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें यह नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हेज लॉ के हेल्प से एंड बॉन्ड हाबर साइकिल से। इन सभी डेटा को आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो, तो इसका जो वैल्यू दिया होता है ये लिटरेचर में इनका सभी का वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना लैटिस एंथैल्पी ये आपको थियोरेटिकली कैलकुलेट करना होता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो इनको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है, ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने पहले इसको दिखा रखा है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हमारा इन सभी के सम के बराबर होगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया, हमारे पास लैटिस एंथैल्पी आ गया। जितना डेटा दे रखा है उसे आप यहाँ पर पुट करो, ऑलराइट। पुट करने के बाद जो आपका लैटिस एंथैल्पी निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 717.8 निकल कर आएगा। एंड फाइनली क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू को आपको क्या करना है, पुट कर देना है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा लैटिस एंथैल्पी के अलावा ये सारा डेटा आपको दे रखा है और मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, दैट इज द फॉर्मेशन एंथैल्पी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दीज इंटरमीडिएट एंथैल्पी। और इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ये डेटा आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है ना, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हम लोग आगे का ये क्वेश्चन तो कर लिया था। यहाँ पर हो गया हमारे पास क्या, फॉर द रिएक्शन C2H6 टेंड्स टू C2H4, ये C2H6 से कहाँ जा रहा है, C2H4 पर जा रहा है। देखो बॉन्डिंग थोड़ा सा ध्यान में रखना कि बॉन्डिंग किस तरह से है। C2H4 का मतलब ही हो गया कि ये अल्केन का बात कर रहा है, कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारे पास अल्केन है, और यहाँ पर ये किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है हमारा दैट इज अल्कीन में, या डबल बॉन्ड। यहाँ पर ये किस में चेंज हो रहा है, अल्कीन में, दैट इज H2। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी इन कार्बन कार्बन ये दे रखा है और कार्बन डबल बॉन्ड दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑलराइट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा। कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एक ही है, तो उसके लिए एंथैल्पी चेंज जो होगा
फिर अगर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर कितना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो 6 है यहाँ पर, तो 6 मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, कार्बन हाइड्रोजन एंथैल्पी चेंज। ये होने के बाद माइनस में यहाँ पर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखना होगा, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, डेल्टा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा, और एक ही दे रखा है तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन चाहे वो sp3 वाला हो या sp3 या sp2 वाला हो, उसको कोई मैटर नहीं करता, हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड नहीं करता है इस तरह का एंथैल्पी। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक जैसा ही लेते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रख रहे हैं। यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 डेल्टा CH हाइड्रोजन, CH का यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी, और यहाँ पर हाइड्रोजन रह गया यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक ही है, तो एक ही को दिखाना है। अब मुझे क्या करना है, बस इसके डेटा को अरेंज कर देना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दैट इज 347, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर कितना, तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर देखो कार्बन हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 2 ही रखते हैं, 2 इंटू यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर देखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 414, सो 2 इंटू 414। फिर अगर माइनस में रखता हूं मैं इन सभी डेटा के साथ, अब इनको वापस नहीं लेना है, ये मैंने माइनस करके यहाँ पर लिख दिया है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है यहाँ पर, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो दे रखा है एंथैल्पी दैट इज 611, तो ये हो गया हमारे पास 611, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वो दे रखा है 436, दैट इज द 436। इसे सॉल्व करते हो तो आपको जो डेटा मिलेगा वो मैं बता दे रहा हूं। ये जो आपको डेटा मिलेगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 128 किलो जूल। तो देखो यहाँ पर कितना है, 128 किलो जूल, दिस विल बी द आंसर। इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज SF बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल। कोई नहीं, हमें एवरेज का पूछ रहा है ना, कि एवरेज हमारा इस तरह से बन रहा है। हमें और क्या दे रखा है, वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। कोई नहीं, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल तरीके से सारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में बता रखा है ना, तो यहाँ पर मैं SF6 का बनने का जो तरीका है उसे ही लिख लेता हूँ। सल्फर है यहाँ पर, मतलब SF6 बोल रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल रहा है, सल्फर के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, और फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। ऐसा करते हैं कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन वाला टर्म लिख लेते हैं। यहां पर हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग अगर क्या करें, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं, SF6 दे रखा है गैसेस स्टेट में, इसको अगर मैं हीट करूं तो ये क्या होगा, सल्फर, मतलब एटमाइजेशन कर रहा हूं, सल्फर हो गया और 6F हो गया, दैट इज इन गैसेस स्टेट। इस तरह से हमें यहाँ पर इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने इसको ब्रेक किया है, इसमें जो एंथैल्पी चेंज हुआ है दैट इज डेल्टा H, इसको रखता हूं। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 ये दे रखा है, और सल्फर एंड फ्लोरीन दे रखा है। तो हम लोग इसके हिसाब से अगर चले तो रिएक्शन एंथैल्पी को हम लोग किस तरीके से दिखा सकते हैं, 2 तरीके से दिखा सकते हैं। पहला तरीका हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन के हिसाब से अगर दिखाते हैं तो हम लोग इसको इसी तरह से लिखेंगे, दैट इज द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर, प्लस में क्या करेंगे, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, माइनस में क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ व्हाट, SF6 करेंगे। इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक तो हुआ इस फॉर्मेट में दिखाना, दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन के हिसाब से भी चल सकते हैं। तो देखो अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन के हिसाब से चलूं, डेल्टा RH, तो बॉन्ड डिसोसिएशन में तो हमारे पास SF6 ही आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, एटमाइजेशन के टर्म में। तो 6 यहाँ हो जाएगा हमारे पास डेल्टा SF बॉन्ड एंथैल्पी,
बाकी हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी एटॉमिक फॉर्म में है, तो इसका तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं दिखा सकते। अब देखो ये दोनों रिएक्शन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, बस इसे इक्वल कर देना है और कुछ नहीं, और उसके बाद डेटा को पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर प्लस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, माइनस में करना क्या है, यहाँ पर फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ SF6। इनके डेटा को पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो इसका तो मुझे फाइंड आउट करना है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो डिवाइडेड बाई 6 कर दो यहीं पर से। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये हमारा जो है ना, इसको डिवाइडेड बाई 6 में ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास डेल्टा SF इंथैल्पी। ये जो डेटा हमारे पास क्या दे रखा है, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ सल्फर, सल्फर का जो दे रखा है डेटा 275 दे रखा है, तो यहां पर क्या करेंगे 275। फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना दे रखा है 80 दे रखा है, तो यहां पर 80 कर देंगे, माइनस में फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ SF6, ये हो जाएगा हमारे पास कितना -1100। अब इनको डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइडेड बाई 6। देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा वो चीज देख लो। यहां पर अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 309.17। आपको क्या मिलेगा 309.17 किलो जूल पर मोल, ये आपको आंसर मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, हम लोग का टाइम काफी ज्यादा लगेगा, अदरवाइज मैं कैलकुलेशन करूँ ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे आइडिया था कि वीडियो लंबा ही चलेगा अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखो द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 90 ग्राम ऑफ वाटर अंडरगोज कंप्लीट इवापोरेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर देखो हमें इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग को इतना तो पता चल गया कि भाई डेल्टा U निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा U निकालना है। तो इसके हिसाब से हमें इतना ध्यान में रखना है कि डेल्टा U निकालना है। पहले देखो इवापोरेशन में होता क्या है, H2O लिक्विड जो है वो क्या होता है, H2O गैस में चेंज होता है, यही तो होता है, इस तरह का मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसमें अगर मैं डेल्टा NG निकालूं तो नो डाउट यहाँ पर 1 - 0 दैट इज 1 ही निकलेगा, लिक्विड का क्या कंसीडर करेंगे 0। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो रिलेशन जो होता है हमारे पास डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो डेल्टा U हो जाएगा हमारे पास डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT। डेल्टा H हमारा दे रखा है कितना 41 दे रखा है। डेल्टा NG का अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है हमारे पास कितना 1। R का वैल्यू हमारे पास बोला गया 8.314 लेने, 8.314, क्योंकि किलो जूल में दे रखा है तो इसको भी मुझे क्या करना होगा, किलो जूल में कंसीडर करना होगा। टेम्परेचर हमारा जो दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हो गया कितना 373 केल्विन, 373 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा डेल्टा U का वैल्यू। तो देखो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका जो डेल्टा U का वैल्यू मिलेगा हमें वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली दैट इज 37898। यहां पर किलो जूल में नहीं सॉल्व किया है, यहां पर जूल में सॉल्व कर दिया है। ऑल राइट, तो यहां पर अगर आप जूल में सॉल्व करते हो तो जूल में सॉल्व करोगे तो यहां पर चलो किलो जूल में ही रख लेते हैं। हमें आंसर में क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पर ऐसा कुछ जूल में पूछा है ना, तो जूल में ही काम कर लेते हैं, क्यों इसमें समय ये करना। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लोग जूल में ही कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास डेल्टा H का वैल्यू हमें जूल में पुट करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 41000, यहाँ हो जाएगा 1, 8.314 एंड 373 केल्विन। इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो डेल्टा U निकलेगा वो कितना निकलेगा 37898.875। इतना हमारे पास क्या निकलेगा जूल में आंसर निकलेगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया 90 ग्राम वाटर के लिए, ये हमारा कितने के लिए निकला, ये तो 1 मोल्स के लिए निकला ना, ये तो 1 मोल के लिए निकला है हमारे पास एक तरह से। 90 ग्राम वाटर में कितना मोल होगा तो मोल इक्वल टू हो जाता है वेट अपॉन मोलर मास। सॉल्व करोगे तो यहाँ जाएगा कितना 5 मोल। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सो देयरफॉर डेल्टा U इक्वल टू,
यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 37898.875 इंटू 5। ये था हमारा 1 मोल का, और ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 5 मोल्स का। यू विल गेट द आंसर 189,494 इतना जूल आपको क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो सारा कुछ इक्वेशन बना हुआ है, आपको बस करना क्या है, यहाँ पर नंबरिंग करना है। इक्वेशन भी बैलेंस है तो टेंशन करने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर B2H6 है ना, प्लस 3 मोल्स ऑफ O2 है। अब देखो इस रिएक्शन को करने के लिए आपको इसी इक्वेशन का हेल्प लेना है, पहले ही सारा का सारा दे रखा है, आपको बस क्या करना है, नंबरिंग कर देना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज द 4 इक्वेशंस। अब देखो करना क्या है कि यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, B2H6, जबकि यहाँ पर क्या है, राइट साइड में B2H6। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर -4 कर देना है। जैसे ही -4 करोगे इसका एंथैल्पी भी फिर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इतना करने के बाद इधर देखो कि B2O3 किधर है, राइट साइड में, और इक्वेशन 1 में भी क्या है, यहाँ पर B2O3 राइट साइड में है, तो मैंने इन दोनों का यूज कर लिया, -4 एंड +1 कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 मोल्स ऑफ H2O गैस है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो 1 मोल्स ऑफ H2O गैस राइट साइड में दे रखा। तो मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका भी काम हो गया। अब देखो इक्वेशन सेकंड में अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन सेकंड में हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड में H2O लिक्विड है राइट साइड में, हम लोगों को इसे भी यूज करना होगा, क्योंकि जैसे अपने थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म भी आ गया, जबकि मुझे जिसका निकालना है ये रिएक्शन कंबशन निकालना है, उसमें लिक्विड फेज में वाटर है ही नहीं। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इस इक्वेशन को भी यूज करना होगा सेकेंड इक्वेशन को, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में मेरा 1 मोल्स ऑफ H2O है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि इसमें भी 3 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड फॉर्म में आ जाए, और फिर मैं जब जोड़ूं तो ये दोनों क्या हो जाए, कट हो जाए। आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसको अरेंज कर सकते हो इक्वेशन के बेसिस पर भी, और इसे जोड़ कर देख सकते हो, आपको एग्जैक्टली यही इक्वेशन मिलेगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहां पर देखो -4 कर रखा हूं, तो जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकलेगा क्या होगा उसमें, इसे मैं सबसे पहले करूंगा -36, प्लस में यहां पर 1 कर रखा हूं, तो यहां हो जाएगा -1273 इंटू में यहां पर हो जाएगा क्या, इंटू नहीं होगा, यहां पर हमारे पास हो जाएगा दैट इज प्लस, यहां पर प्लस हो गया, और उसके बाद यहां पर हम लोगों को क्या करना है, थर्ड इक्वेशन को यूज करना है। तो थर्ड इक्वेशन में मैंने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, सो 44 इंटू 3। और सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना है, तो सेकंड इक्वेशन में हमें इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां हो जाएगा हमारे पास -286 इंटू 3। यू विल गेट द आंसर, जो आपको जो आंसर मिलेगा उसे मैं बता दे रहा हूं डायरेक्टली, यू विल गेट द -2035। आपको क्या मिलेगा, -2035 किलो जूल पर मोल, इतना आपको आंसर मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। आपको फिर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप इसको अरेंज करके देख सकते हो, आपको वही रिजल्ट मिलने वाला जो दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें आपको क्या दे रखा था, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1994 का है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअल में जब कोई अल्किन पॉलीमराइज कर रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर CH2 है और इस तरह का n नंबर ऑफ CH2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, डबल बॉन्डेड, और यहाँ पर जब ये पॉलीमराइज करता है तो यहाँ पर ये चलता रहेगा, तो आगे लिखने कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड अगर ब्रेक करता है तो क्या होता है, 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देखो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करेगा तो एक सिंगल बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ तुम देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड इधर बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड इधर बनेगा। मतलब अगर मेरे पास 1 मोल इथाइलिन है तो 1 मोल में क्या होगा, 1 मोल डबल बॉन्ड होगा, और 1 मोल डबल बॉन्ड अगर ब्रेक करता है तो क्या होगा, 2 मोल सिंगल बॉन्ड बनेगा।
समझ में आ रहा है? इधर से भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, इधर से भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, तभी तो ये सारा आपस में जुड़ेगा इस तरह से सिंगल बॉन्ड से। तो ये भी इधर शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, तो ये इस तरह से लिंक्ड तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जहां पर ये रिएक्शन चेन की तरह कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सो यहाँ पर अगर आपके पास 1 मोल है, इस तरह का क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, अगर ये 1 मोल इथाइलिन है तो 1 मोल इथाइलिन में 1 मोल डबल बॉन्ड होगा, और 1 मोल इथाइलिन अगर क्या हो रहा है, चेन रिएक्शन शो कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, 1 मोल यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। आप इसको नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसके स्पीड में देखूं, तो ये बना और एक ये बना। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 मोल, 1 मोल नहीं बोलेंगे, 2 मोल यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। सो यहाँ पर 1 मोल अगर डबल बॉन्ड ब्रेक करता है तो 2 मोल क्या बनता है, यहाँ पर 2 मोल यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब इसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, गिवन दैट एवरेज इंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन फॉर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एट 298 केल्विन, 298 केल्विन में ये दोनों डेटा दे रखा है। ऑलराइट, कोई नहीं, यहां पर हमें क्या करना है, हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन पर मोल ऑफ इथाइलिन। तो यहां पर देखो, हमें एक मोल डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रहा है उसके लिए हमारा दे रखा है 590, और उसके बाद जब 2 मोल यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो उसके लिए जो एनर्जी दे रखा है वो कितना है, 331। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, तो वहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। मेरा बात समझ रहे हो? वहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। कोई भी बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेबिलिटी बढ़ता है, और सिग्मा बॉन्ड का बनना मतलब और यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पर देखो, ये तो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन के टर्म में दे रखा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के टर्म में दिखाओगे तो यहाँ पर 2 मोल्स अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये अगर फॉर्म करता है, सिंगल बॉन्ड अगर क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए जो इंथैल्पी जो चेंज होगा ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, दैट इज यहाँ पर 2 इंटू माइनस फॉर्म में 2 इंटू 331 विच इज इक्वल टू 266, इतना किलो जूल एनर्जी यूज होगा। जबकि 1 मोल डबल बॉन्ड को ब्रेक करने पर, क्योंकि 1 मोल डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तभी तो 2 मोल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा फ्रॉम 1 मोल ऑफ इथाइलिन से। सो 1 मोल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर मुझे ब्रेक करना हो तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगा दैट इज डेल्टा एच, वो कितना लगेगा, दैट इज गिवन 590। इसको एज इट इज पुट कर दो। अब देखो ये 590 है हमारे पास, और ये तो टोटल एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में बोल सकता हूं कि हमारे पास कितना है, 590 है और -662 है। इसे सॉल्व करोगे तो ऑफ कोर्स नेगेटिव में आंसर आएगा, और ये जो वैल्यू होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली -82 किलोजूल पर मोल। अब देखो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये भी सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान में रखना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा calculate the what enthalpy change for the combustion of cyclopropane at 298 Kelvin। ऑल राइट, और यहाँ पर आपको क्या क्या डेटा दे रखा है, हमें एक साइक्लोप्रोपेन का कंबसन एंथैल्पी निकालना है। जिसे निकालना है उसे क्या करना है, सबसे पहले मेंशन कर लो। आपको यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन इस तरह से दे रखा है, ओके। अब इसका कंबसन करना है इन प्रेजेंस ऑफ O2 गैस, इट विल गिव व्हाट, आपको मिलेगा यहाँ पर CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये मिलेगा। अब यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मुझे 3 करना होगा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन देख लेता हूं मैं, 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा 3। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर अगर 3 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर 6, 3 and 6 9, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, 9/2 O2। देखो इसी का मुझे क्या करना है, मुझे एंथैल्पी निकालना है, इसी का मुझे एंथैल्पी निकालना है। अब हमें और क्या क्या डेटा दे रखा है उसे हम लोग मेंशन कर लेते हैं। पहला जो डेटा दे रखा है उसको ध्यान में रखना है। यहां पर जो पहला डेटा दे रखा है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ कोर्स किससे होगा, कार्बन से होगा, जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में दे रखा होगा, और यहाँ पर O2 गैसेस में होगा। इसका जो डेल्टा एच है वो कितना दे रखा है, दैट इज 393,
-393.5 इतना किलो जूल है। उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड H2O वाटर का हमें फॉर्मेशन लिखना है। तो यहां पर हमारे पास कितना है, -285.8 इतना किलो जूल हमें क्या दे रखा है, इसका एनर्जी दे रखा है, दैट इज फॉर्म्ड बाय H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। अब यहां पर थर्ड में हमारे पास और क्या दे रखा है, प्रोपीन का फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, दैट इज गिवन 20.42 किलो जूल। ऑल राइट, 20.42 किलो जूल ये दे रखा है। द इंथैल्पी ऑफ आइसोमेराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ओके यहां पर इसका फॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा ढंग से दिखा देता हूं। कार्बन यहां पर क्या है, ग्रेफाइट है, और यहां पर ये फॉर्म हो रहा है किससे, 3 4 5 6 हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं ना, दैट मीन्स 3H2 गैस हो जाएगा। तो यहां पर ये थोड़ा ध्यान में रखना है, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3H2 गैसेस फॉर्म में। कितना कार्बन है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 कार्बन दिखा दिए। एक और इंथैल्पी दे रखा है, वो चीज भी ध्यान में रखना है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ आइसोमेराइजेशन। साइक्लोप्रोपेन का आइसोमेराइजेशन हो रहा है किसमें, CH2 इंथैल्पी ऑफ आइसोमेराइजेशन साइक्लोप्रोपेन टू साइक्लोप्रोपीन में, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसका जो इंथैल्पी दे रखा है आइसोमेराइजेशन का वो कितना दे रखा है, दैट इज -33.0 किलो जूल। हमें इन सभी के हेल्प से हमें क्या करना है, इसका इंथैल्पी निकालना है। देखो मैं हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। आपको करना है कि आपको लेफ्ट साइड में साइक्लोप्रोपेन लाना है। नो डाउट आप इसे लाने के लिए क्या करोगे, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में ही साइक्लोप्रोपेन दे रहा है, जिसके लिए मुझे इंथैल्पी निकालना है, उसमें लेफ्ट साइड में साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन कहाँ है, फोर्थ में है, मैंने फोर्थ की इक्वेशन को ले लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो O2 किधर है, O2 हमारे पास लेफ्ट में है, O2 तो इधर और भी जगह है, तो अभी O2 पर नहीं आते हैं, हम लोग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए मुझे, 3 मोल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, और मुझे क्या चाहिए, 3 मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, और यहां पर दे क्या रखा है, हमें यहां दे रखा है 3 मोल्स ऑफ का जगह हमें यहां 1 मोल्स दे रखा है। तो मैं सेकंड इक्वेशन को भी क्या करूंगा, 3 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतना करने के बाद एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जब आपने फोर्थ इक्वेशन यूज किया, तो फोर्थ इक्वेशन यूज करने के बाद आपके पास क्या आ गया होगा, ये प्रोपीन आ गया होगा, जबकि इस इक्वेशन में प्रोपीन दिख नहीं रहा, तो इसे मुझे हटाना भी होगा, और हटाया तभी जा सकता है जब हम लोग करेंगे क्या, इस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे, क्योंकि ये तो सेम साइडेड है ना। यहां पर अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये प्रोपीन क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, और ये जो कार्बन वाला टर्म है ये राइट साइड चला जाएगा, और इस हिसाब से फिर हमारे ये प्रोपीन कैंसल आउट होगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, -3 कर दूंगा। जैसे अब इसको करोगे, इसके अकॉर्डिंग अब इंथैल्पी का वैल्यू पुट करो, तो यहां पर हो जाएगा क्या, डेल्टा, यहां पर हमें चाहिए क्या, इसी को CH को निकालना है, यहां पर हो जाएगा हमारे पास फोर्थ, तो फोर्थ का जो डेटा है वो कितना है, -33, प्लस में यहां पर कितना है 3 × 1, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, -393.5। उसके बाद यहां पर क्या कर दूंगा, सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, इसको भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -285.8 इतना हो गया हमारे पास। उसके बाद यहां पर हमने क्या किया, -3 किया है, तो देखो यहां पर थर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, प्लस में दे रखा है, इसको माइनस में लिख सकते हैं 20.42। इसे सॉल्व करोगे, आप एक्यूरेटली से सॉल्व करना, आपको क्या आंसर मिलेगा वो मैं बता दे रहा हूं। आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज -2091, ये आपको कितना मिलेगा, -2091.32, ठीक है, 0.32 इतना किलो जूल एनर्जी आपको फाइंड आउट होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो ये सारा का सारा इक्वेशन, ये इस पर ध्यान देना।
हमने यहाँ पर सारा का सारा इक्वेशन सही तरीके से पुट किया है, एक बार देख लेना। ओके, देखो हम लोगों ने करा क्या, फोर्थ इक्वेशन को एज इट इज रखा, तो -33 लिख दिया यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही चला हूं मैं, तो माइनस यहाँ पर फोर्थ में -33। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेना, बाकी हम मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, 19th नंबर क्वेश्चन देखो, ए फिश स्विमिंग इन वाटर बॉडी व्हेन टेकन आउट, ये एक तरह से नॉन वेजिटेरियन क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि फिश के ऊपर में जो वाटर फिल्म बना हुआ था, मतलब वाटर का लेयर बना हुआ था, वो कितना है, उसका जो वेट था वो 36 ग्राम था। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू कुकिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस देन द इंटरनल एनर्जी फॉर वेपराइजेशन इन किलोजूल पर मोल इज, अब इसका इंटरनल एनर्जी जो दे रखा है वो निकालना है हमें। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा यू दैट इज क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू दे रखा है, वेपराइजेशन एंथैल्पी वो दे रखा है दैट इज 41.1 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर इसी तरह का इक्वेशन यूज करेंगे कि H2O लिक्विड हमारे पास क्या जा रहा है, H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर इसका अगर मैं डेल्टा एनजी निकाल भी लूं तो 1 ही निकलेगा, दैट इज 1 मोल। ओके, हमें यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, हमें डेल्टा यू निकालना है ना, तो मैं लिख सकता हूं, हमें पता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा यू हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो डेल्टा एच हमारे पास 41, हमें आंसर जो निकालना है किलो जूल में ही निकालना है, तो 41 पॉइंट यहाँ पर हो गया 1, डेल्टा एन जी 1 हो गया, यहाँ आर का वैल्यू क्या करेंगे 8.314, क्योंकि किलो जूल में है तो इसका किलो जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ, 10⁻³ हो गया, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 100 डिग्री, तो मैं यहाँ पर 373 कर देता हूँ। इसे सॉल्व करोगे तो डेल्टा यू जो निकल कर आएगा, यहाँ पर जो डेल्टा यू निकल कर आ रहा है उसे देख लो, you will get the delta u that is approximately what 38। यहाँ पर जो आंसर जो निकल कर आएगा इसे सॉल्व करके देखना, you will get the 38 किलो जूल, ये हमारे पास कितना निकल कर आएगा 38 किलो जूल पर मोल। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन ये दोनों दे रखा है, मीथेन का एटोमाइजेशन दे रखा है। ऑलराइट, तो CH4 जब एटोमाइज करता है तो ये हमारा किस फॉर्म में चेंज होगा, कार्बन गैसेस फॉर्म में, और 4 हाइड्रोजन ये भी क्या होगा गैसेस फॉर्म में। यहां पर ये दे रखा है कितना, इसका डेल्टा एच का वैल्यू दैट इज, इसके अलावा कुछ दे रखा है 360 दे रखा है। ओके कोई नहीं, 360 किलो जूल। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड में हमारे पास क्या दे रखा है, इथेन दे रखा है, मतलब C2H6 गैसेस है। यहाँ पर इसका एटोमाइजेशन दे रखा है वो कितना है, 2 कार्बन गैसेस प्लस 6 हाइड्रोजन गैसेस, ये हमारे पास डेल्टा एच दे रखा है दैट इज 620, ये हो गया हमारे पास क्या इतना किलो जूल। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें निकालना है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऑलराइट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर आपको निकालना ही है तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लो ना, जैसे ही एनर्जी निकल जाएगा उसके बाद उसको क्या करना है, उसको फिर अगर 1 के लिए कन्वर्ट कर लो, 1 कार्बन का बॉन्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में, और फिर क्या करो वहां से लैम्डा निकाल सकते हो। तो करना क्या होगा, यहाँ पर मैंने मेथड बता दिया। सबसे पहले करो क्या कि इसके लिए हम लोग इंथैल्पीज का इक्वेशन लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर मैं एटोमाइजेशन के हिसाब से देखूं, क्योंकि हमारे पास एटोमाइजेशन दे रखा है ना, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर CH बॉन्ड है, डेल्टा कार्बन कार्बन, ये इंथैल्पी में लिख सकते हैं, प्लस में मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर डेल्टा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारे पास कितना दे रखा है, ये हो जाएगा हमारे पास 620, ये हो जा रहा है। डेल्टा कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी ये कितना दे रखा है,
ये तो हमें निकालना है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी, और 6 इंटू डेल्टा कार्बन हाइड्रोजन एंथैल्पी, ये हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो कार्बन हाइड्रोजन एक तरह से क्या है, एटॉमिशन किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा आर एच इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा कार्बन हाइड्रोजन एंथैल्पी, बाकी तो ये एटॉमिक फॉर्म में है। तो ये हमारा कितना दे रखा था 360 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमें क्या देगा, कार्बन हाइड्रोजन एंथैल्पी देगा। तो ये हमें फाइनली ये हो जा रहा है 90। सो यू विल गेट द 6 इंटू 90। तो देखो यहां पर इतना करने के बाद 6 इंटू 90 आपको यहां पर क्या मिलेगा, डेल्टा कार्बन कार्बन इंथैल्पी दैट इज इक्वल टू 620 माइनस 540। सो आपको यहां पर जो अप्रोक्सीमेटली जो डेटा मिलेगा दैट इज 80 किलो जूल, ये मिलेगा कितना, 80 किलो जूल पर मोल। ये तो हो गया हमारे पास, इसके लिए एनर्जी हो गया। लेकिन हमें करना क्या है, दिस इंथैल्पी नथिंग बट ए एनर्जी चेंज। यहां पर हमें ध्यान में रखना है कि हमें पर मोल के रेस्पेक्ट में ये निकला है ना, हमें 1 मोल के लिए अगर निकालना हो, अगर मुझे निकालना हो क्या कार्बन कार्बन ये बॉन्ड एनर्जी निकालना है 1 कार्बन कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूंगा 80 को डिवाइड कर दूंगा एवोगाड्रो नंबर से। यहां से हमें क्या निकल जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब यहां से जैसे मैं एनर्जी निकाल लिया, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेमडा की इक्वेशन हमें पता होता है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है हमें, दैट इज एच न्यू। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, मैं इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, एच न्यू होता है दैट मीन्स एच सी अपॉन लेमडा लिखा जा सकता है। सो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन में डेल्टा ई। अब देखो यहाँ पर सारा यहाँ पर नैनोमीटर में दे रखा है ना आंसर, ऑलराइट। तो एच का वैल्यू हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, 6.626 इंटू 10⁻34। सी का वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं दैट इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन में हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, और एवोगाड्रो नंबर चला जाएगा यहां पर न्यूमरेटर में। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू पुट कर देना, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे ना, आपको जो लैम्डा का रिजल्ट मिलेगा, मैं बता दे रहा हूं, यहां पर जो आपको लैम्डा का रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली दैट इज 1, यहां पर होगा आपको आपके पास दैट इज 1.49 इंटू 10⁻⁻6, 1.49 इंटू 10⁻⁻6 मीटर में आएगा। एक चीज और ध्यान में रखना, हमें यहाँ पर नैनोमीटर में पूछा है, नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू या फिर 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सो नो डाउट 1 मीटर इक्वल टू, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं 10⁻+9 मीटर लिख सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर 10⁻9 नैनोमीटर लिख सकते हैं। +9 को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं, 1 मीटर की जगह मैं क्या कर दूं, यहाँ पर +9 पुट कर दूं, तो हमें जो लेमडा मिलेगा वो कितना मिलेगा 1.49 इंटू 10⁻3, क्योंकि 1 मीटर की जगह में यहाँ पर इंटू 1 मीटर लिख सकता हूं मैं, और उस जगह में इस वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये हमें कितना मिलेगा, इतना नैनोमीटर मिलेगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं। अगर आप इसको एक बार देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसे रिपीट करके भी देख सकते हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी लंबा बन गया क्योंकि क्वेश्चन इसके सॉल्व करने में टाइम तो लगते ही है, ठीक है।